चलिए क्या करते हैं लोग। क्या बताया था लास्ट टाइम, बताइए मुझे थोड़ा। चलिए ठीक है, मतलब आरसी सर्किट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। सप्लाई देंगे, इसका रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल कितना, वोल्टेज कितना, वाला V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट निकाल लेंगे यहां से। पहले बताओ अच्छा, टोटल इंपीडेंस कितना आएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट, हम लोग पढ़े थे ना, एक तो R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर था। जब यहाँ L वाला टर्म तो है नहीं, XL जीरो हो गया, तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये क्या रहा हमारा इंपीडेंस, ठीक है। अच्छा फेजर डायग्राम बना लेंगे क्या, देखो ये हमारा करंट होता था, याद है, करंट होता था, और यही VR भी होता था, तो VC किधर होगा, बताओ, नीचे, पक्का करंट नीट करता था, ठीक है, ये VC होता था, इनका रिजल्टेंट कहीं ये आएगा, मान लेते हैं V, करंट से ये कुछ एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना वाला, फाई कितना, क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स, क्या पढ़े थे, XL माइनस XC अपॉन R, यही पढ़े थे ना। ये किस में आएगा, माइनस XL जीरो आएगा तो माइनस XC बाई R। माइनस का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है, माइनस क्या बताता है कि वोल्टेज हमारा लैग करेगा किससे, करंट से, ठीक है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। कर लिए वाला, आगे देखिए, आरएल सर्किट के बारे में बात करते हैं। अगर आरएल सर्किट के बारे में बात किया जाएगा, ये हमारा रजिस्टर रहा और ये हमारा क्या रहा, इंडक्टर, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। इंपीडेंस कितना आएगा, जल्दी बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा फेजर डायग्राम बनाइए, यही करंट होता है और यही वी आर होता है, ये क्या रहेगा VL, इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा V, मान लेते कितना एंगल बना रहा है करंट से, फाई एंगल, यही फेज डिफरेंस होगा क्या, अच्छा तो फेज डिफरेंस कितना होने वाला है, tan इनवर्स XL अपॉन R, ये पढ़े थे, या VL अपॉन VR। अब इसमें बताओ कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, करंट से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। कुल कितना पढ़े, 6 पढ़े, 6 सर्किट पढ़ लिए नहीं, हो गया। एक और बचता है LC, L और C का, तो LC सर्किट है, उसको LC ऑसिलेटर बोला जाता है, उसको ऑसिलेटर बोलते हैं, उसको थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करेंगे बाद में। आगे चलें, आगे बात करेंगे बाद में थोड़ा सा पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी AC सर्किट है
तो कितना पावर एसोसिएट होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दें। चलिए मैं पहले एलसीआर सर्किट के बारे में बात करूंगा। मिटा दें इसको। तो एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, देखो जो एवरेज पावर होता है एलसीआर के लिए याद रखना, बाकी इसके बाद तुम सभी के लिए निकाल लोगे। एलसीआर के लिए देखो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। VRMS IRMS पता है, इसको और अच्छे से लिखना है, एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। VRMS को क्या लिख सकते हैं? V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू IRMS क्या लिखते हो? इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो इसको और अच्छे से कर दो तो V नॉट I नॉट अपॉन 2 हो जाएगा क्या? कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू क्या होता है? R बाई जेड, याद है? ठीक है, चलो तो कुछ केस फटाफट पढ़ते हैं। ये तो हमने सीरीज एलसीआर के लिए बात कर लिया। पहला बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे बालक, ठीक है, तो उस केस में बताइए एवरेज पावर कितना? जल्दी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कितना बताइए? V नॉट I नॉट बाई 2, क्योंकि देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए बालक कॉस फाई कितना बड़े हो गया? 1 हो जाता है। अगर फेज डिफरेंस 0 होता है कॉस फाई कितना होगा? 1 होगा। अगर कॉस फाई 1 हो गया तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? VRMS इंटू IRMS। ठीक है, या V नॉट I नॉट बाई 2 भी कर सकते हैं। देखो यही छोटे छोटे पॉइंट है जो तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको ये याद है तो बाकी तुमसे कुछ भी पूछे कर लोगे, और उसके लिए तुमको पावर फैक्टर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं बालक, अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटी सर्किट की बात करते हैं, कहां टहलने बालक? किसको चाबी देने गए थे? बताइए एवरेज पावर कितना? 0, क्योंकि पावर फैक्टर कितना होता है प्योरली कैपेसिटी के लिए? 0 होता है। अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्या आ जाएगा? 0। चलिए बहुत अच्छे। तीसरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बताइए इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कितना? 0। ठीक है, उसके लिए भी कॉस फाई 0 होता है। ऐसे किसी भी सर्किट के लिए पूछेगा तो फटाफट बता लो पाओगे, बोलो। वैसे ये याद रखना, ये पूछा जाता है तुमसे। एक नाम अक्सर आता है बालक, बता देते हैं, नोट कर लेना स्टार बना के इस पॉइंट को। वाटलेस करंट। वाटलेस करंट बता सकते हैं कब, मतलब वाटलेस करंट क्या होता है? ये सब के सब बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं। वाटलेस करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं कौन सी धारा? वाटहीन धारा। हाँ चलो बताओ तो। है इतना कट गया था? सर था क्या ये तो बता दो हमको। कुछ भी पूछते हो तो कहते हो कट गया था। आज तो कभी कहे हो कि सिलेबस में रहा है? कुछ भी पूछते हो तो कहते हो कट गया है। और 12th वालों को पढ़ाए तो हम भी थे। चलो बताओ किसका पावर? वाटलेस करंट में ध्यान रखना, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 0 है तो क्या बोला जाता है? वाटलेस करंट।
जिसके लिए भी cos फाई क्या हो, 0। cos फाई 0 बोले तो पावर फैक्टर, जैसे ही पावर फैक्टर नाम आए तुरंत माइंड में आना चाहिए cos फाई। ठीक है, तो ये याद रखना, भूल मत जाना एग्जाम टाइम में। एक चीज और पढ़ोगे वाले को, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नाम सुने हैं? कोई बताएगा क्या होता है, कैसे, मतलब क्या चीज वाला था, बोलिए। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। चलिए ठीक है, ये देखिए आता कहाँ है, समझते हैं थोड़ा सा, मिटा इसको पूरा। थोड़ा सा एलसी ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। अब मिटा वाला, चलिए एलसी ऑसिलेटर। अब इसमें क्या लगा रहेगा, इंडक्टर लगा रहेगा और कैपेसिटर लगा रहेगा। इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी। होता है, करते क्या है हम लोग कि बालक जो कैपेसिटर है इसको एक बार चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज करते हैं एक बैटरी लगा करके। ठीक है, आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो अगर सिर्फ देखो कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा, ऐसे तुम चाहो तो यहाँ की लगा लो, की लगा लो। ठीक है, अभी की ओपन है तो क्या करंट इधर पास करेगा बैटरी से? नहीं करेगा, मतलब इंडक्टर में नहीं जाएगा, सिर्फ पूरा पूरा कहां पास करेगा? कैपेसिटर से पास करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? गुड। एक क्या करो, एक यहाँ पे भी की लगा लो अपनी सुविधा के लिए, एक की K1 मान लो, एक की K2 मान लो। अभी K2 को क्लोज करते हैं और K1 को ओपन रखते हैं, मतलब यहाँ जो करंट जाएगा वो कहां जाएगा? कैपेसिटर में केवल जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा ये वाला पार्ट, और ये वाला क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत चार्ज हो जाएगा फटाक से, धीरे धीरे चार्ज होगा। जब ये बैटरी इसको चार्ज करेगा तो धीरे धीरे चार्ज करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बताया था ना वो, जैसे तुम लोग खाना वाना खाते हो, ठीक है, तुम्हारा पेट अगर धीरे धीरे बढ़ता है कि अचानक से खाना खाते तो भर जाता है? धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों धीरे धीरे बढ़ता है? क्योंकि धीरे धीरे खाते हो। अच्छा, चलो अच्छी बात है ये। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब कैपेसिटर वाला फुल्ली चार्ज हो जाए तो क्या उसके बाद वो चार्ज होगा? एक समय आए, जैसे तुम लोग खाना खाओ, एक समय ऐसा है वहां पे भर जाए, फिर खाना चाहोगे? नहीं, कुछ लोग हमको लगता है कहेंगे हाँ है? तो बोले क्या चल रहा है, खाना चाहोगे? और कहाँ हो? अच्छा, यहाँ तुम ऐड कर रहे हो, लेकिन मारने गिरा कहीं पे, तो फॉर्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो कैपेसिटर मान लेते हैं ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी बालक? मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किए हैं, हाफ CV इसका। अब ये क्या है? फुल्ली चार्ज है, और ये एक तरीके से मान लेते हैं कितना एनर्जी स्टोर कर लिया है? हाफ CV स्क्वायर के बराबर एनर्जी स्टोर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करो? इसको डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब इसको ओपन कर दो K2 को, और K1 को क्लोज कर दो। ठीक है, तो होगा क्या? अब बैटरी भूल जाओ। ठीक है, इसके पास एनर्जी आ गई है कैपेसिटर के पास। अब जैसे ही जब कनेक्ट करोगे वाला, करंट इधर फ्लो करना शुरू करेगा, या हम ये बोले कि ये जो कैपेसिटर है ये अपनी एनर्जी किसको देना शुरू करेगा? इंडक्टर को देना शुरू करेगा। किसको देना शुरू करेगा? इंडक्टर को देना शुरू करेगा। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये करंट कौन फ्लो करा रहा है? ये कैपेसिटर। अब ये बैटरी नहीं करा रहा है, बैटरी काम खत्म हो गया, इसको हमने ओपन कर दिया है। ठीक है, एक या मैं बोलूं कि भाई ये अपनी एनर्जी, कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको देना शुरू किया? इंडक्टर को। अब अचानक से नहीं दे देगा, धीरे धीरे देगा।
ठीक है। और किसी टाइम आएगा, अच्छा एक चीज देखो समझना, ये इंडक्टर है, ये करंट जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, अचानक से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है इंडक्टर को, तो वो धीरे धीरे करेगा, अचानक से नहीं करेगा। मतलब करंट इसमें धीरे धीरे पास करेगा या धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्या करंट में चेंज हो रहा है? हो रहा है क्या? करंट में चेंज हो रहा है, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके अंदर फ्लक्स में चेंज होगा, तो ये क्या बनाएगा? खुद एक करंट क्या करेगा? इंड्यूस्ड करेगा। चलो, इंड्यूस करंट करेगा, ये तो सेल्फ इंडक्शन हम लोग पढ़े हैं। अब अपनी जब इसको धीरे धीरे ये देना शुरू करेगा, तो किसी समय वाला एक ऐसा समय आएगा कि इसके पास एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, या आप ये बोले कि ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर, ठीक है। अब ये अपनी पूरी एनर्जी किसको दे दिया? इंडक्टर को दे रखा है। अब इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होती है मैं बताना भूल गया था, तो तुम याद रखोगे, L U होता है हाफ LI²। अभी मुझे याद है, ठीक है। तो इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ LI² के बराबर। इसको आप कहीं साइड में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई, कैपेसिटर क्या किया? अपनी पूरी एनर्जी इंडक्टर को दे दिया। और तुमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कि अगर इंडक्टर हमारे पास है, वो खुद अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करता है, करेगा। तो अब ये इंडक्टर वाला क्या करेगा? इसमें करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। कैसे फ्लो कराएगा? क्योंकि अपने अंदर वो खुद क्या करेगा? फ्लक्स में चेंज करेगा। इंडक्टर खुद क्या करता है? अपने अंदर फ्लक्स में चेंज करता है। जब वो चेंज करेगा तो एक नया करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब जब ये इंडक्टर क्या करेगा? फिर से अगर नया करंट बनाएगा, ये कैपेसिटर फिर से हमारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर अपनी एनर्जी किसको देना शुरू कर रहा है? कैपेसिटर को देना शुरू कर रहा है। इसको कोई रोल नहीं, खत्म, बस एक ही बार काम होता है इसको चार्ज करने के लिए। इसलिए तो इसका नाम रखा गया LC ऑसिलेटर, क्योंकि जो एनर्जी है वो बार बार क्या करती है? ऑसिलेट होती रही है। मतलब कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में आएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में आएगी। बार बार एनर्जी क्या होती है? ऑसिलेट होती रहती है। इसलिए इसका नाम ही रखा गया क्या? LC ऑसिलेटर। हम लोग LC सर्किट नहीं पढ़ते हैं, LC ऑसिलेटर पढ़ते हैं। समझ में? ऑसिलेटर क्यों रखा गया है? तो ये क्या हो, अब ये अपनी एनर्जी किसको देगा? कैपेसिटर, ठीक है। फिर ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगा, अब ये चार्ज होगा, फिर उसके बाद ये अपनी एनर्जी किसको देगा? इसको। इसका रोल खत्म हो गया, ठीक। बट प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हो जाए तो हमको अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े, खुद ही हम लोग करंट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या, ये तब पॉसिबल होगा जब इस जो हम यूज कर रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म, कुछ रेजिस्टेंस हो ही ना, तब पॉसिबल है। अब एक चीज समझो वाला, थोड़ा सा ये बात क्लियर है LC ऑसिलेटर कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है, मैं बात कर रहा था रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा भारत, ये अपनी एनर्जी जब इसको दे रहा होगा, या इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे रहा होगा, या फिर कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को दे रहा होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के पास एनर्जी सेम आएगी। होगा क्या? मान लेते हैं अगर इसके पास कुछ 4 जूल एनर्जी है, ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी इसको दे रहा है। पहले इसको 1 जूल दिया, इसके पास कितना बचा? 3 जूल। फिर इसको 1 जूल और दे दिया, 2 जूल हो गया, इसके पास कितना बचा? 2 जूल। हुआ क्या बराबर? तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के पास एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो जिस समय दोनों के पास बालक एनर्जी सेम हो जाती है, ये बोला जाता है कि सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट हो गया है। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो तुम लोग अगर 11th में रेजोनेंस पढ़े होगे रेजोनेंस पढ़े थे? अब बोलिए मत कहना सर सिलेबस से निकल गया है। पढ़े थे? क्या पढ़े थे? नहीं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कहां जा रहे हो? वाह, वेव पढ़े हो? वेव, साउंड वेव, SHM पढ़े होगे? उसमें तुम लोग डैम्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े होगे, अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। नाम ही नहीं सुने होगे, दिक्कत ये है। नहीं, ये सब डैम्ड फ्रीक्वेंसी, अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ोगे? छोड़ोगे। SHM पढ़े हो? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़े? वाह, बहुत अच्छे।
देखो उसमें ये होता है कि वो इस पे काम कर, जैसे तुम लोग देखते हो कभी भी कोई पुल अगर क्रॉस करना होता है तो ऐसा बताया जाता है, तुम लोग कभी कभी जरूर सुने होंगे कि जब सैनिक चलते हैं तो कभी पुल क्रॉस करना होता है तो उनको कदम से कदम मिला करके नहीं चलने दिया जाता है, ठीक है? क्यों? एक साथ करेंगे तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पुल को टूटने का खतरा रहता है। तो वहां पे रेजोनेंस, वही रेजोनेंस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे। ऐसे नाम पढ़े होंगे या कभी सुने रहे होंगे, सुने हो ये, लेकिन पता नहीं है। चलो यहां देखो, समझ में आया कब रेजोनेंस होगा क्रिएट? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जो दोनों की एनर्जी बराबर हो जाए, ठीक है? इस केस में बालक हम ये लेके चलते हैं भाई जो एक्सएल है वो किसके बराबर हो जाए, एक्सी के बराबर हो, मतलब दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, बराबर हो। अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, एक्सएल किसके बराबर, एक्सएल की वैल्यू कितना, ओमेगा एल, एक्सी ओमेगा एक साथ करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, सही है? तो ओमेगा कितना भाई, सही है, ओमेगा क्या लिखते हैं, म्यू। अब म्यू आर करते हैं, इसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू आर, या एफ आर भी बोला जाता है कहीं कहीं, आप देखेंगे लिखा रहेगा। म्यू आर कितना, बस हो गया, यही होता है। हो गया? नहीं जल्दी करो बालक, इसको कम से कम आज तो खत्म करें इसी। कल हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, वो वेव ऑप्टिक्स की बात पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ा जाएगा, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा जाएगा, फिर ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा जाएगा, ठीक है? ये पैटर्न होता है, तुम लोग सिलेबस में गलत चैप्टर जो लिखा हो गलत तरीके से लिख दिया है, वही बताएं गलत तरीके से लिखा गया है। देखो ईएमडब्ल्यू बहुत लास्ट में आया था, ठीक है? तो उनको कहीं ना कहीं रखना था, जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ, पहले फर्स्ट लॉ बन गया, फिर उसके बाद आया एक लॉ, उसको थर्ड लॉ बनाना ही था, फर्स्ट लॉ से पहले रखना था तो उसको जीरो लॉ बना दिया। पता है ना ये सब कहानी स्टोरी, नहीं पता है? नहीं पता है, ठीक है? अब पता है हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ लोगे, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो पूरा पूरा गलत पढ़ लिए, पूरा रे ऑप्टिक्स गलत पढ़ लिए, ठीक है? फिर उसके बाद तुम जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है, फिर मॉडर्न में आओगे पता चला वेव ऑप्टिक्स गलत पढ़ लिए, ठीक है? फिर जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे उसके बाद ईएमडब्ल्यू पढ़ोगे, पता चला वो भी गलत पढ़ लिए, ठीक है? नहीं केमिस्ट्री बना नहीं है बालक। देखो जैसे लाइट की अगर बात करें, तुम लाइट को अगर डिफाइन करने के लिए लाइट को डिफाइन करोगे, लाइट क्या होता है? देख दो, लाइट को आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया। तुम जो भी चीज बताते हो वो लाइट की प्रॉपर्टी बताते हो। सोचो अच्छा क्या बताया, लाइट की प्रॉपर्टी बताया हो हमें? तुम जो पढ़ते बचपन में वो एक डेफिनेशन हमें बता दिया जाता है, लेकिन बड़े हो गए थोड़ा, अब समझो गलत पढ़ाया जाता है। लाइट को आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया है, ठीक है? इसलिए हम लोग बार बार गलत हो जाते हैं। अब जैसे रे ऑप्टिक्स में न्यूटन ने क्या बताया कि जो लाइट का नेचर हो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। हम लोग पढ़े पूरा, पढ़ा खत्म कर रहे। उसके बाद आ गया वेव ऑप्टिक्स में, उसके बाद हाइजेंस आया, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेगा ना, हाइजेंस ने बताया ऐसा ये गलत है, न्यूटन गलत बताया, ठीक है? जो लाइट नेचर वो पार्टिकल नेचर नहीं है, कैसा होता है, वेव नेचर होता है। अब जब जैसे अब तुम्हें एक बात याद, अल्लाह मत करो,
जैसे ये बात आता है कि लाइट जो है वेव नेचर होता है, तुरंत आपको एक बात याद होना चाहिए कि वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम का वेव ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात सुन रहे हो, एक तरीके से क्या वेव भी तो जा रही है। कौन सी वेव जा रही है? मैं बोल रहा हूं तो वेव दो तरीके से पढ़े हो, साउंड वेव तो जा ही रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पढ़े हो। कौन सी वेव जा रही है मैं बोल रहा हूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, चलो मैं जो बोल रहा हूं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में जा रही है। हाँ, तो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हाइजेन से फिर ये पूछा गया भाई कि अगर जो है सन से लाइट अगर अर्थ पे आ रही है तो अर्थ और सन के बीच हर जगह पे तो मीडियम है नहीं, मीडियम तो केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में जाइए आप तो मीडियम है कुछ नहीं, वैक्यूम है। इस हिसाब से तो अर्थ तक आना नहीं चाहिए था लाइट को। ठीक है, अब इसी जगह ये बात आती है, मैं बोला था थॉर का दूसरा पार्ट देख लेना। अब देख के आओगे तो बताएंगे इसके आगे स्टोरी। ठीक है, उन्होंने कुछ बात बताया था, बताओ कैसे आती है, उन्होंने क्या बताया था फिर। अब ये थॉर के दूसरे पार्ट में है। और वो दिखाया भी गया है उस मूवी में, मतलब उस चीज को दिखाया गया है उस मीडियम को। अभी जान देखना। ठीक है, इसको मिटाए, अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसको मिटा दें। अच्छा, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा, उसके बाद आइंस्टीन आएंगे, क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो तुम लोग नाम से होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके बाद आइंस्टीन ने ये बताया क्वांटम थ्योरी में कि जो लाइट का नेचर होता है वो दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसलिए उसका नाम चैप्टर का रखा गया है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब दोनों नेचर होता है। ठीक है, उसमें मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल बोलते हैं साफ बेकार है, कोई किसी काम में नहीं है। ठीक है, वो बताते हैं कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आज तक हम लोग वहीं लेके आगे चलते हैं। ठीक है, अभी इनको मैक्सवेल को कोई गलत नहीं किया है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लास्ट में पढ़ा जाएगा, पूरा पढ़ने के बाद भाई आता है इनका मैक्सवेल का। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरी रहती है सबका। तो अभी लाइट हम लोग जो अभी तक मतलब हुआ है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जहां मन करे वहां चलती रहती है। चलो, तो हम लोग क्या करना था? पढ़िए क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जानते हैं कुछ? बताइए क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, जल्दी बताइए। क्यू फैक्टर को हिंदी में क्या? क्यू फैक्टर क्वालिटी मतलब गुणवत्ता की बात होती है। थोड़ा सा हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वालिटी मतलब क्या? गुड। और फैक्टर मतलब? चलो ठीक है, देख अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर देखो वाइट होता है, ये रेशियो होता है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अपॉन इंडक्टर, ठीक है, अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसका रेशियो होता है। इसको दो क्यूब मैंने एक साथ लिख दिए हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VC बाई VR। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? BL बाई VR, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो फार्मूला, एक फार्मूला यहां से आता है। ठीक है, क्यू फैक्टर का तुम कैसे भी लेकर के सॉल्व करोगे। तो मैं मान लेता हूं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है तो I इंटू क्या लिखोगे? XC। बोलो भाई, I इंटू R सही है? समझना, I सही कर लिया क्या? ओमेगा क्या? अरे ओमेगा, अरे सॉरी XC क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 अपॉन ओमेगा R रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला बात करते हैं हम लोग, अपॉन R। ये पूरा टर्म नीचे आएगा क्या? ध्यान देना, ओमेगा R C, ओमेगा R C R, सही है? ओमेगा R को क्या लिख सकते हैं? नहीं, उस फॉर्मूले से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में देखो ओमेगा R क्या लिखे? ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी? 1 अपॉन अंडर रूट LC। 1 अपॉन अंडर रूट LC करोगे तो क्या ऊपर लेके चले रूट LC को? अब बोलो भाई,
कर सकते हैं? वैसे ऊपर गया, बोलो बताएं, आया समझ में? अबे बेकार बच्चों, इसको 1/100 एलसी करोगे ये ऊपर नहीं चला जाएगा। अब समझ में आया कैसे हुआ या नहीं आया? बोलो कि किस स्टेप बढ़ाए फिर आ गया। चलो आर को अलग अलग रखो, एक चीज देखो LC अपॉन सी स्क्वायर कर सकते, ये समझ में आया क्या स्टेप? सी को रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर करके चले गए, सही है। एक सी से सी गया, क्या मिला? 1/r अंडर रूट L बाई सी। अब तुम इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? घटेगा। इंडक्टेंस बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखना। चलो जल्दी, ट्रांसफार्मर नाम सुने हो क्या? अच्छा जनरेटर पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, उसमें बस वही हम लोग करंट फ्लो कितना करता है, वही जो पहले एसी करंट एसी वोल्टेज पढ़े थे, ये में पूरा वही वैल्यू रहता है। कोई चेंज बस मैं डायग्राम बना के बस बता दूंगा, डायग्राम क्या करोगे सीख के, फार्मूला वही रहता है जनरेटर में। I = I नॉट sin ओमेगा टी पढ़े हैं, V = V नॉट sin ओमेगा टी पढ़े हैं, बस खत्म हो गया जनरेटर। मतलब फाइनली फार्मूला भी वही आता है, बस मैं डायग्राम अलग से नहीं बना के बताऊंगा। हाँ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, चले चलिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है वाला बताओ। अच्छा ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? इसको मिटा दे, हाँ बोलो। अच्छा और हाई को मतलब ये बोल सकते हैं भाई, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, बोल सकते हैं क्या? ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है क्या? ठीक है। तो ट्रांसफार्मर देखिए, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ये बात याद होना चाहिए सबको, और स्टार बना के लिखना अपना। ट्रांसफार्मर दो तरीके के पढ़ेंगे वाला, एक पढ़ेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या काम होता है? वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। हाँ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है वाला? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ठीक है। इसका क्या काम होता है? उल्टा, हाई वोल्टेज टू तुम ये बता सकते हो तुम्हारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर कहीं कॉलोनी में लगा होता है, गांव के बाहर लगा होता है ट्रांसफार्मर, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? हाई अप स्टेप डाउन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। कौन सा होता है? स्टेप डाउन, क्योंकि देखो जहां सप्लाई आती है वाला वहां से हाई वोल्टेज की आती है, हमको क्या करना है अपने घरों में 220 वोल्ट ही चाहिए होता है। मान लो नहीं सुनते 11,000 का बाहर गया है, ठीक है, 11,000 का आ रहा है, उसी में से क्या करना है अपना, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको 220 वोल्ट कर लेते हैं अपना, हमको 220 वोल्ट यूज करना है, तो वो सब कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तुम लोग ट्रांसफार्मर देखे हो? अरे वो नहीं, बड़ा जो लगा होता है, कभी वो क्या कहते हैं, अब टीवी सबके घर में है, कभी तोड़े हो? अच्छा, और इससे ब्लाइंडर है सबके घर में, उसको कभी देखे हो खोल के? नहीं देखे हो? जय देखना, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है छोटा सा, ठीक है। देखो कैसे होता है, उसमें एक कॉइल होता है, अरे सॉरी चिप होता है, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, उसके दोनों साइड क्या होते हैं? कॉइल लपेटे गए रहते हैं,
ठीक है, ठीक, जिसको कोर बोला जाता है। ऐसे मान लेते हैं मतलब इस शेप में है हमारे पास कुछ ऐसे रखे गए, एक के ऊपर एक क्या रखे गए हैं, आयरन कोर रखे गए रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे कई लेयर होते हैं, एक के ऊपर एक, मैं ऐसे साइड में बना के दिखाया हूं, थोड़ा सा 3D डायग्राम है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस साइड वाला कुछ कॉइल लपेटते हैं और कुछ कॉइल उस साइड लपेटा जाएगा। देखो ये जो होता है ये हमारा प्राइमरी कॉइल होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कॉइल होता है। और इसको क्या बोलते हैं तब, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब देखोगे तो जो नंबर ऑफ टर्न है मैंने प्राइमरी कॉइल में कम रखा है और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में कम है और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, मतलब ये लो वोल्टेज किसमें बढ़ाएगा, हाई वोल्टेज। तो ऐसा कुछ करते हैं ना कि मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मान लेते हैं ये एनपी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल क्या बोल रहे हैं, एनपी। और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल क्या मान लेते हैं, एनएस, ठीक है। तो अगर एनपी इज ग्रेटर देन एनएस है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये तो तब ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन। और एनपी इज लेस देन एनएस है, इसका क्या मतलब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोलो याद रहेगा, ठीक है, जल्दी बनाइए, आगे बताते हैं। देखो यहां से हम लोग जो होते हैं वो इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, यहां से इनपुट देते हैं वी इन, और यहां से क्या लेते हैं, आउटपुट हम लोग एक लोड रजिस्टर लगा देते हैं, यहां से हम लोग आउटपुट देंगे। ये लोड रजिस्टर पता है क्यों लिखा जाता है, देखते होगे लोड रजिस्टर लिखते हैं, तुम बुक में भी देखते होगे। लोड रजिस्टर का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी लोड रजिस्टर लिख दिया है, इसका मतलब वहां से आउटपुट लेना है। लोड रजिस्टर का मतलब यही होता है कि यहां से क्या लेना है, आउटपुट, ठीक है। कोई पूछे भाई लोड रजिस्टर कहां लगाना है, तो कहां लगाना है, जहां से आउटपुट लेना है, ठीक है। पंखा देख रहे हो, पंखा, इसका लोड कहां लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, बताओ इसका लोड कहां, पंखे का। अब देखो लोड का काम, लोड का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, आउटपुट से होता है, ये बात ध्यान रखना ना। लोड रजिस्टर का मतलब आउटपुट। पंखे बताओ लोड कहां लग रहा है, अगर मैं पूछूं क्या बताओगे। अब आउटपुट तुम्हें क्या मिल रहा है पंखे से, हवा। अब बताओ हवा क्यों मिल रहा है, पंखे के चलने से, तो लोड कहां लगा, चलने पे। इस पंखे में कहां है चलना भाई, फिर पंखे का पंखी देख रहे हो, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा, फिर पंखा चलाओ तुम, तो लोड कहां लगा, बीच में नहीं, पंखी पे लगा उसके, ठीक है गधा। तो जहां से आउटपुट मिलेगा वही उसका लोड होगा, ठीक है, याद रहेगा ये बात, गुड। क्या बात है, बीमार हो, बड़ा सन्नाटे में हो, ये भी लड़की सोई है, क्या हो तुमको कुछ दिक्कत वाला नहीं, ईपी पर से हो ना, पास हो गई हो, कितना परसेंट है, 75, तो डिस्टेंशन तो पाई हो, अब क्या चाहिए, क्या है? अभी पता है ज्यादा अगर आप ताली बजाने लगेंगे तो आप दूसरी प्रजाति में चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा ताली नहीं बजाना चाहिए हर बात पे, इसलिए हर बात पे ताली नहीं बजाना चाहिए, पता ही नहीं। तो खुश नहीं हो, इतना अच्छा तो, ओए अल्लाह नहीं, इतना अच्छा तो नंबर आया है, बताओ खुश हो कि नहीं अपने नंबर से,
खुश हो? बोलो हाँ। अबे बोलो। अच्छा तुम्हारा कितना है मालक? तुम भी खुश हो ना? तुम्हारा कितना है? क्या फेल हो? हाँ 33% है। फिर तू क्या देखते? देखो कितनी खुश है लड़की। तो तुमको 17 सुनाई दिया था क्या? अच्छा तुम मैथ ग्रुप से हो तो बताओ क्या दिक्कत है? और किसी और कौन? तुम हो कितना पाया वाला? 84। तो इसमें सम्मानी लिखा हुआ है, बताओ कितना अच्छा नंबर है। तुम लोग कोई भी बोल से और कितने लोग से बोल से बताओ थोड़ा सा तुम लोग है। हाँ तुम बताओ डांसर आदमी कितने हैं? हाँ 70% पूरा। थोड़ा कुछ पॉइंट में पूरे पूरे पाया। हाँ अब तुम्हारा कितना है बोला? अच्छा और तुम्हारा कितना है? 86। तुम्हारा कितना है बोला? और कोई है कितना वाला? तो सब 70 के ऊपर है। बताओ आज सबसे मिलकर क्या करना ना, ओसीबीसी बोलोगे पार्टी ले लेना। फिर जब तुम लोग आएगा तो अरे आ जाएगा 5 तक आ जाएगा। अच्छा मतलब पेपर जब तुम लोग जाएंगे हम लोग देते पार्टी तुम लोग देते? अच्छा खुश हो? देखो लोग आदमी खुश होता है तो उत्सव मनाता है। खुश नहीं हो? चलो अच्छा रोल कर रो ही लो भाई। अच्छा ठीक है तुम लोग आना पहले वहां फिर बात करेंगे। ये हो गया वाला मिटा दें? ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कहीं पे भी ताली बजाने मत लगना जाके। ये तो क्लास में कोई कुछ रोड पे ताली बजाने क्या होगा बताओ? अगर रोड पे लगोगे ताली बजाने तो लोग आए कुछ पैसा नहीं देने। चलो आसपास लड़का ताली नहीं बजाएगा। ठीक है चलिए एक चीज देखिए वाला समझते हैं थोड़ा सा। अब तुम लोग ये सोच थोड़ा सा माइंड में आएगा कि हम तो इनपुट यहां पे दे रहे हैं इससे आउटपुट कैसे मिल रहा है हमें। ठीक है थोड़ा इसको समझते हैं। देखो मतलब यहां पे हमने एसी सप्लाई दिया है। मान लेते हैं करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये कौन सा मान लेते हैं ये साउथ फ्लो वाला क्या हुआ ये मैग्नेट तरह काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इधर भी निकलेंगे और उधर भी जाएंगी। बोलो यो ऐसे ठीक है जाइएगा। पहला जो कॉइल है इसमें हम इनपुट दिए हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब पहले कॉइल से निकलेंगी तो दूसरे कॉइल में से भी पास करेंगे। ठीक है अब ये चीज देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्यों बनेगी? करंट के कारण बनेंगे। अब हमने एसी सप्लाई दिया है तो करंट भी बढ़ जाता कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा कभी जीरो होगा। तो करंट भी क्या करेगा वेरी करेगा। अगर करंट वेरी करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा? ठीक है अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या दूसरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इस कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और देन करंट इंड्यूस होगा। यहां से हम लोग आउटपुट पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमको वहां पे सप्लाई मिलता है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है इसलिए आउटपुट ज्यादा मिलता है। भले इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? ज्यादा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न क्या है? ज्यादा है। ठीक है लेकिन एक चीज इसमें कांस्टेंट रहने वाली है। समझो क्या कोई बता सकता है क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जितना फ्लक्स में चेंज इस कॉइल में होगा उतना ही इसमें भी होगा क्या? अब देखो फार्मूला तुम पढ़े हो E = N d∅dt। पढ़े हैं क्या वाला? पढ़े हैं इसको? ठीक है अब एक चीज देखो अब ये वाला रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या होना है? कांस्टेंट रहना है दोनों केस में। तो यहां से हम d∅dt की वैल्यू निकाल ले। फॉर कॉइल 1 के लिए बात कर रहे हैं कितना होगा? तो EP/NP सही है। वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल लिख सकते हैं क्या? ऐसे सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो d∅dt ऑफ सेकेंडरी कॉइल 2 ये कितना होगा? ES/NS। क्या ये दोनों चीज कांस्टेंट रहेगा? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट रहा तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि EP/NP = ES/, लिख सकते हैं क्या? बोलो चलो अच्छा लगा।
नोट कर लो तो। बोलो मिठाई वाला। आप मुझे बताएंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको नीटा डिनोट करेंगे, क्या होगा? एफिशिएंसी क्या होता है बालक? एफिशिएंसी तो किसी का पूछे हो तो फॉर्मूला तो वही रहता है, क्या करते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, यही होता है। तो यहां पे बालक हम पावर की बात करेंगे, क्या करेंगे? आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब आउटपुट कहां से ले रहे हैं? सेकेंडरी कॉइल से ले रहे हैं। इनपुट कहां से ले रहे हैं? प्राइमरी कॉइल से। तो बताओ आउटपुट पावर कितना? P इक्वल टू VI होता है, समझना VI। तो सेकेंडरी कॉइल ES VIS, सही है, अपॉन EP IP इनटू, सही है। चलो अब इसको खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।